मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष हो रहा हूं और आज एक बहुत ही गहन विषय मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। वो है करप्शन, भ्रष्टाचार का मामला। यदि आप देखें 1947 से जिस तरीके से भारतवर्ष में भ्रष्टाचार फैला और जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट में डिस्पेंसेशन हुए और जिनकी भी सरकार रही करीब 60 सालों में, यदि उसको देखा जाए आप, और उसमें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो राज किया उसमें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने खो दी। वो अपॉर्चुनिटी थी कि भारत की इंडिपेंडेंस के बाद में गरीबी को दूर किया जा सकता था। सभी लोगों का एक फ़ायदा यदि गवर्नमेंट करती सभी लेवल पे, और जितनी भी अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष के सामने थी यदि उनका पूरा फ़ायदा उठाया जाता तो आज हम कहीं ना कहीं कंधे से कंधा लगाकर चाइना की जीडीपी के बराबर होते। और ये एक मानना है, इसमें एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कंप्रहेंसिव एक स्टडी हुई है, और इस केस स्टडी का मानना है जिसमें काफ़ी थिंक टैंक ऑफ इंडिया और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसमें शामिल हुए। और उनका ये मानना है कि भारतवर्ष ने जो एक अपॉर्चुनिटी 2014 तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा वो खोई, ये है कम से कम 12 US डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर से लेके 14 US डॉलर ट्रिलियन के करीब जो है ना एक अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष ने खोई। और आज हमारी जो जीडीपी है उसका साइज है सिर्फ 3.4 US डॉलर्स ट्रिलियन। इसका मतलब ये है कि कम से कम हमें और 5 गुना बड़े होना चाहिए था आज, और चाइना के बराबर जो है ना हमें नेक टू नेक रेस लगानी थी जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम में, लेकिन ये नहीं हो पाई। इसका कारण यही था कि जो जिस तरीके से भारतवर्ष में जो स्कैम हुए और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार था हर एक उसमें, स्पेशली पहले डिफेंस डील में कोई भी चीज़ भारतवर्ष में नहीं बनाई गई और एक जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था उसको समाप्त कर दिया गया और डिफेंस की सारी चीज़ें बाहर से, और जिसमें कोई ना कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व होता था। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के साथ मिलकर उनको लोन देना, उनके लोन को राइट ऑफ करना और जिस वेव ऑफ करना, और जिस तरीके से जो करप्शन व्याप्त था वो हर एक तबके में, हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में और नीचे तक पूर्णतः से करप्शन ने इतना बड़ा आघात भारतवर्ष की इकोनॉमी को पहुंचाया। और हमारे गरीब लोग जो है ना उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सके, हमारे किसान भी गरीब रहे। और इसका कारण यही था कि जो सरकार के नज़दीक थे, जो पॉलिटिशियंस के नज़दीक थे, जो पॉलिटिशियन आईएएस और एक एग्जीक्यूटिव लॉबी या और जो दूसरे बैंक में जो इनकी सपोर्ट में आते थे, वो बैंक भी हो सकते हैं, वो जज, वो एक तरीके से लॉयर्स भी हो सकते हैं, वो लॉ फर्म भी हो सकती है। तो इस तरीके से एक सभी तरीके से जो है ना भारतवर्ष में एक लूट हुई सरकारी खजाने की, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के पैसे से जो आमदनी भारतीय सरकार को होती थी वो भी करप्ट लोगों के जेब में गई। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का खोना कैसे हुआ शायद लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप देखें यूपीए 1 और यूपीए 2 2004 और 2014 के बीच में ही, और जो कांग्रेस सरकार में जो एक तरीके से स्कैम हुए हैं इन 60 सालों में, तो वो है करीब 372-400 बिलियन। तो करीब ये माना जा सकता है कि आप लगाइए कि करीब 45 से 50 लाख करोड़ का जो एक तरीके से घोटाले हुए हैं, इन स्कीम का एक रिपल इफेक्ट हुआ क्योंकि हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, और ये स्कैम का पैसा जो है वो चंद लोगों के पॉकेट में गया, जिसकी वजह से जो एक तरीके से जिसका फ़ायदा नेशन को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या भारतवर्ष की जो गरीबी को दूर करने के लिए या भारतवर्ष को एक स्ट्रॉन्ग नेशन या डिफेंस की एक जो डिफेंस को मजबूत करना था, वो कुछ भी इन सालों में नहीं हो पाया। इवन ओआरओपी जो प्रॉमिस किया गया था 1950 के बाद में, वो भी नहीं हो पाया। और काफ़ी
चीज़ें ऐसी हुई जिसने भारतवर्ष को पीछे की तरफ धकेला। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मायूस भी नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे जो हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईआईटीज, भारत बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईआईएससी बेंगलोर और काफ़ी इंस्टीट्यूट इस दौरान बने, आईआईएम्स आए। लेकिन जो एक हमारा जो विस्तार होना चाहिए था, जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो प्रोग्रेस भारतवर्ष की होनी थी, वो करप्शन की वजह से नहीं हो पाई। तो इन स्कैम का रिपल इफेक्ट और फिर जो ग्रास रूट पे जो करप्शन था, जो एक नेक्सस थी पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनके जो सपोर्ट सिस्टम में और जो पूरा इकोसिस्टम एक बनाया गया था गवर्नमेंट ने, उसका बहुत बड़ा फायदा चंद लोगों को हुआ। और इस करप्शन के द्वारा एक बहुत मात्रा में एक तो हमारा डेवलपमेंटल वर्क तो हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से भारतवर्ष पीछे पिछड़ गया, लेकिन एक बहुत मात्रा में करप्शन का मनी जो है वो एक ब्लैक इकोनॉमी तब्दील हो गया। और वो ब्लैक इकोनॉमी एक तरीके से जो बेनामी प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो भारतवर्ष में भी है और बाहर भी है। उसका भी जो ऑर्डर है, जो मैं महसूस करता हूँ और जो मेरी अपनी स्टडी है जो मैंने किया है, वो कम से कम यूएस डॉलर्स 1.5 ट्रिलियन की है, इवन एग्जिस्टिंग। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यदि मेरा ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांगली मानना है, यदि हमने भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया, ना तो भारतवर्ष एक सेल्फ रिलायंट नेशन हो सकता है, ना भारतवर्ष एक डेवलप्ड कंट्री हो सकता है 1947 तक। तो आज एक टिपिंग पॉइंट है। और यदि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यदि इसका उत्थान फिर एक बार से किया है, तो वो वक्त आ गया है कि 9 सालों में मोदी जी ने एक बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमी के तौर पर इंडिया को एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन दी है। और इस फाउंडेशन में सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी जो फंक्शंस हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। जहां पर 2014 से पहले भारतवर्ष को एक फ्रेगाइल 5 की इकोनॉमी कहा जाता था, वो अब फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में एक हो गई है। हम जो हैं वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कितनी ही चीज़ों में हम नंबर 1 और नंबर 2 हैं। सबसे ज़्यादा हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग है। हम अमेरिका की तुलना में जो डिजिटल हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा है। और चाइना से भी हम 3 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा ये बार बार कहने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है कि भारतवर्ष ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। लेकिन अब हमें कहाँ पर पहुँचना है? जहाँ पर हमें पहुँचना है, यदि हमें भारतवर्ष को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एक डेवलप्ड नेशन 1947 तक बनाना है अमृतकाल पे, तो मेरा मानना ये है, मैंने एक बुक लिखी थी, इंडिया ए 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40। तो मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष जो है निसंदेह यदि ठीक तरीके से चली तो हम करीब यूएस डॉलर्स 44 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक बन जाएंगे और हम दूसरे स्थान पर रहेंगे। और ये भी हो सकता है यदि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही कैंडिड लड़ाई लड़ी, यदि हमने ब्लैक मनी को हमने आज जो है ना उसको हम डिस्क्लोज कराने में जल्दी से जल्दी हम सक्षम हुए, तो मेरे ख्याल से शायद हम चाइना को भी टेक ओवर कर लें और हम नंबर 1 इकोनॉमी बाई 2050 तक हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको सिर्फ सरकार ही नहीं लड़ सकती, जिसको सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं लड़ सकते। हमें सभी को लड़ना है, हमें सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, डिस्क्लोज करना है और इस फाइट को हमें लास्ट माइल तक ले जाना है और जिससे कहीं पे भी करप्शन ना बचे। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी ध्यान देना है, वो है हमें सख्त से सख्त हम कानून बनाए। जिस तरीके से एक बार सिंगापुर में बहुत ही व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार था, लेकिन वहाँ के एक पीएम ने डिसीजन लिया और वहाँ के सभी जितने लॉज थे उनको डिफाइन किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि पीएमएलए के तहत या कोई भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स या इकोनॉमिक घोटाला
किसी भी तरीके का जो भ्रष्टाचार सामने आता है उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट रात दिन 2 शिफ्टों में चलने चाहिए, चाहे उनको एक्स्ट्रा ऑनरेरियम दिया जाए, और इनकी डिजिटल एक तरीके से एविडेंस और सीसीटीवी कैमरे के सामने और खुला इसका प्रसारण होना चाहिए। और सभी लॉ इतने स्ट्रिंजेंट होने चाहिए कि अपील के प्रोविजन को ख़त्म करके भी कम से कम 30 महीने के अंदर जो है ना सारे, चाहे वो एनपीएस के केस हों, चाहे इकोनॉमिक फ्रॉड्स के हों, या करप्शन के हों, बेनामी प्रॉपर्टी के हों, ब्लैक मनी को, ये सारे केस समाप्त होने चाहिए 30 महीने के अंदर अपील के प्रोविजन को ख़त्म करके भी। तो इस और भारतीय गवर्नमेंट को सोचना होगा, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू को, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे कानून बनाने हैं और फास्ट ट्रैक का ऐसा प्रोविज़न करना है जिससे निश्चित तौर पे जो हमारे करप्ट लोग हैं उनको जमानत ना मिल सके। क्योंकि पीछा इतिहास हमारा ये कहा रहा है कि हमारे एक बहुत ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो हमारे एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उन्होंने करीब 80 से 90 बार जो है ना वो बेल ले ली है डिफरेंट केसेस में। उनके लड़के भी उसी तरीके से करप्शन में लिप्त रहे हैं और उनको भी जमानत मिली है। और काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको कुछ दिन के बाद में जमानत मिल जाती है और ईडी के और सीबीआई के केस स्टैंड नहीं करते हैं। तो हमें इस तरह की ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से लॉ बनाने चाहिए और सीबीआई और ईडी के हाथों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे सारे करप्शन के मामले बहुत ही जल्दी जल्दी से और सुदृढ़ता से एक नियम के तहत वो फाइनलाइज हों और वो 10 साल, 5 साल, 20 साल या 25 साल तक ना चलें, जिससे करप्शन करने वालों को उनके फाइनल जो कानूनी सजा उनको मिलती है वो दी जा सके और इस भ्रष्टाचार को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। क्योंकि एक टर्माइट की तरीके से, एक दीमक की तरह से इस हमारे देश की जो जड़ें इन्होंने चाटी हैं, जिस तरीके से खाई है, उसमें आज हमारा युवा उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो इनइक्वलिटी की सबसे बड़ी देन जो है वो भ्रष्टाचार है। इनइक्वलिटी को इसने बढ़ाया है। एक काबिल आदमी को उसका स्थान नहीं मिलता, एक जो ईमानदार आदमी है, जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, उसको अपना सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो करप्ट हैं वो उनके साथ ही वहाँ पर सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और वो उसको एक तरीके से उसका मन उदास हो जाता है जब वो देखता है कि हमारे प्रधानमंत्री अब 9 साल में जितना इन्होंने काम किया है भारतवर्ष के लिए, तो क्यों नहीं भारतवर्ष को हम एक नंबर 1 इकोनॉमी, क्यों नहीं हम दूसरे देशों की तरीके से उसको एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं, जब आज हमारे में पराक्रम है, आज हमारे में सबसे बड़ी युवा शक्ति है, आज हमारे में इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, हमारे पास सभी संसाधन है, हमारी इकोनॉमी ऐसी है जो बहुत ही सुदृढ़ और फॉर्मल एक इकोनॉमी होगी है, जिसकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन ही इतना बड़ा है, हमारी एग्री इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार का, ब्लैक मनी का और बेनामी प्रॉपर्टी का भारत में कोई स्थान नहीं है। तो मैं यही समझाना चाहता था कि आज जो एक मुहिम फिर दोबारा से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने छेड़ी है, उसमें हम सुदृढ़ता से उनके साथ खड़े हों, उनके हाथों को मजबूत करें और भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटाएं। धन्यवाद।